अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज बीजेटी के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम ये चेक करेंगे कि इसको बीजेटी कहते क्यों है, इसका प्रिंसिपल और बायसिंग चेक करेंगे। तो हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले इसकी। देखिए, ट्रांजिस्टर के अंदर जो चीजें मॉडिफिकेशन आना शुरू हुई या जो भी इन्वेंशन स्टार्ट हुई वो 1874 से लेकर 1968 तक ही देखते हैं। 74 के अंदर सबसे पहले 1874 के अंदर रेक्टिफिकेशन आए, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन। 83 के अंदर एंडरसन इफेक्ट आया, थर्मोनिक एमिशन वाला। 1895 के अंदर जो रेडियो सिग्नल्स आ, इसी तरह 1895 के अंदर ही फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब इजाद की। 3 साल बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इन्वेंट किए। 1906 के अंदर ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब आई। देखो, ये पहले वाली जो थी ना, ये 95 वाली, वो सिंपल थी। ये इसमें 3 आ गए तो एम्पलीफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। 1907 के अंदर जो बेल कंपनी का पेटेंट था वो एक्सपायर हो गया। इसी तरह 1928 के अंदर पहला ट्रांजिस्टर आया। पहले ट्रांजिस्टर का पेटेंट रजिस्टर हुआ इसके अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है। 1934 के अंदर ऑस्कर जो है इसने FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेके आया। इसी तरह 36 के अंदर क्या हुआ, सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ इजादात की गई, जिसके नतीजे में 1945 के अंदर पहला सेमीकंडक्टर आया प्रॉपर, ठीक है, जिसके ऊपर 47 में काम जारी रहा। 48 के अंदर जो बेल लेबोरेटरी से ना, उन्होंने ट्रांजिस्टर की करंट कंडीशन ये वाला इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह 1950 के अंदर एक ट्रांजिस्टर वाला रेडियो आ गया, ठीक है। शॉकले ने सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन वैली की बुनियाद रखी। इसी तरह ट्रांजिस्टर जो है वो आईसीज आ गए 1958 के अंदर। तो ये मेन इन्वेंशन थी जो बीजेटी की टाइमलाइन के अंदर है। एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और इसको बीजेटी कहते क्यों। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है वो मेनली इस्तेमाल होता है स्विचिंग के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। आप देखें, ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। शुरू में जो ट्रांजिस्टर थे वो काफी बड़े बड़े थे इस तरह से, अब मॉडर्न ट्रांजिस्टर बहुत छोटे छोटे आ गए, आईसी की फॉर्म में आ गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है नॉर्मली 3 टर्मिनल वाला होता है। अच्छा, यहां से एक बात आती है कि ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर कहते क्यों है, ठीक है। पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब होता है, देखो, एक होता है यूनिपोलर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव या सिर्फ इलेक्ट्रॉन या सिर्फ होल हों। तो बाइपोलर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों हों और दोनों मिलकर डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स को तय करें। तो बाइपोलर इसको इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके 3 टर्मिनल हों, ठीक है। ट्रांजिस्टर में 2 टर्मिनल करंट के होते हैं और तीसरा टर्मिनल हम स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2 टर्मिनल फ्लो ऑफ करंट के लिए होते हैं और तीसरे को हम स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाइपोलर, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन के साथ 3 टर्मिनल वाले इक्विपमेंट को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। सिंबल, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन। देखिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम पहले जैसे डायोड पढ़ चुके हैं। 2 डायोड बैक टू बैक लगाए जा सकते हैं, मतलब एक का मुंह इस तरफ करें, दूसरे का मुंह इस तरफ करें, तो इस तरह भी बन सकता है, या अगर दोनों का मुंह आपस में एक दूसरे की तरफ कर दें तो भी बन सकता है। अब इसको और से देखिए, एन पी पी एन, ठीक है। ये पी और पी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एन पी और एन, ठीक है, एन पी एन, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए, पी एन एन पी, तो ये पी और दोनों एन आपस में मिल जाएंगे और पी बन जाएगा, तो ये बनेगा पी एन पी, ठीक है। अब देखिए, पी एन पी है और ये एन पी एन है। तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पी एन पी और एक एन पी एन। देखें,
आप डायोड के अंदर जब एरो हेड जो लगाते थे एन वाली साइड के ऊपर लगाते थे ना, ये एरो हेड एन वाली साइड के ऊपर लगा हुआ, तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर एक ही एरो हेड होता है। तो ट्रांजिस्टर के जो एरो हेड होता है वो उसके ऊपर होता है, एमिटर के ऊपर होता है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस फोटो, ठीक है, एमिटर के ऊपर होता है। तो ये इसको हम एमिटर कहते हैं, नीचे वाले जिसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे। जो दरमियान में कनेक्ट कर रहा होता है इसको हम बेस कहते हैं, और तीसरे वाला टर्मिनल कलेक्टर होता है। अब देखिए एरो हेड लगाना है, ये दोनों बना दिए हमने। देखिए इसमें एन अंदर वाली साइड पे है, ठीक है, तो एरो हेड एन वाली साइड पे होता है, तो अंदर वाली साइड पे एमिटर के ऊपर एरो हेड लगा दिया। अब देखिए ये देखिए ना, एन जो है एन वाली साइड पे हम इसका मुंह करते होते हैं ना एरो हेड का, तो इसमें एन अंदर की तरफ है तो अंदर वाली साइड पे एरो हेड बना दिया। इसमें देखिए एमिटर के ऊपर लगाना पी और एन है ना, एन बाहर वाली साइड पे तो बाहर वाली साइड के ऊपर लगा दिया एरो हेड। इसमें अंदर वाली साइड पे था अंदर वाली साइड। इस तरह हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर को। ये इसका सिंबल है ये वाला ना, ये पी एन पी है, ये एन पी एन है, ठीक है। और जब अंदर हो जाएगा तो पी एन पी हो जाएगा, जब बाहर वाली साइड पे हो जाएगा तो बाहर एन है तो एन पी एन हो। देखिए वही चीज है ना, एक ट्रांजिस्टर एन पी एन हमने बनाया, दो बैक टू बैक डायोड लगा, दरमियान में से हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। इसी तरह पीएनपी भी बनाया जा सकता है, दरमियान एक तरफ से लगाएं तो पीएनपी बन जाता है, दूसरी तरफ से लगाएं तो एनपीएन बन जाता है, ठीक है। अब देखें ट्रांजिस्टर में जो बेस होती है उसका सेंट्रल टर्मिनल होती है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाइपोलर इसलिए कहते हैं कि उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, और ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल वाले एलिमेंट को कहते हैं। तो इस तरह बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। देखें कलेक्टर के अंदर से जो करंट जा रही होती है वो कलेक्टर करंट होती है, बेस के अंदर वाली बेस करंट, और एमिटर के अंदर वाली एमिटर करंट। सबसे ज्यादा करंट एमिटर की होती है, ठीक है, उससे कम कलेक्टर की होती है और उससे कम बेस की होती है। अगर इसको हम एक पॉइंट मान लें तो केसीएल कहता है सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। तो जितनी करंट यहाँ पे आ रही है उतनी करंट यहां से निकलेगी। तो इस लिहाज से देखें एमिटर की करंट बराबर होती है बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट की। इस तरह यहां पे देखें तो कलेक्टर और बेस दोनों आपस में ऐड अप होकर एमिटर बना रहे हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। देखें पहले आप एक सबस्ट्रेट लेते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्या करते हैं, ये ऊपर लगा देते हैं, पी एन पी आपस में लगा देते हैं, ठीक है। एक कोई सबस्ट्रेट ले लिया, एन टाइप सबस्ट्रेट ले लिया, फिर उसके ऊपर पी लगा दिया, फिर एन लगा दिया, तो ये कौन सा बनेगा, एन पी एन, एन टाइप फिर पी लगा दिया फिर एन लगा दिया। दरमियान वाला बेस हो जाएगा, जो इस तरह वाला एमिटर हो जाएगा, इस तरह वाला कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होता है और सबसे कम एरिया बेस का होता है। और दूसरा इसकी डोपिंग, एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग और बेस की डोपिंग आती है। वर्किंग, ठीक है, वर्किंग एंड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखते हैं। देखें पी एन पी है तो पहले पी है फिर एन है फिर पी है, ठीक है। अब देखें पी है तो इसका मतलब है एमिटर क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन है एमिट करेगा। इस तरह एन पी एन है तो एमिटर क्या भेजेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। पी एन पी है तो होल्स भेजेगा, एन पी एन है तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे एन है तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, पी है तो होल्स भेजेगा। अच्छा देखिए बेस है, फॉर एग्जांपल कोई एक टाइप ले ली, एन पी और एन, ठीक। अब पी और एन को जब वापस जोड़ेंगे तो पी वाला कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो जाएगा एन वाली साइड पे, एन वाला कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ से जोड़ेंगे तो पी का पॉजिटिव कुछ इधर आ जाएगा, एन का पॉजिटिव कुछ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ना एक बीच में एक लेयर सी बन जाती है। तो कोई भी करंट शरण चलाने के लिए हमने पहले इस लेयर को तोड़ना होता है। अच्छा देखें जो टोटल करंट होती है ना, जो यहाँ से एमिटर से कलेक्टर वाली होती है, तो कहते हैं हम 1% तकरीबन बेस वाला हिस्सा होता है। हम डिप्लेशन, ये इसकी डिप्लेशन रीजन की बात कर रहे थे,
देखें NPN है तो पॉजिटिव कुछ इधर आ गए, नेगेटिव कुछ इधर आ गए, तो यहाँ पे एक रीजन सा बन गया, मतलब आप समझ लें कैपेसिटर वाला सीन बन गया। इस तरह यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। ये बेस और एमिटर के बीच में है तो बेस एमिटर डिप्लेशन आ गई, बेस और कलेक्टर के बीच में है तो इसके बीच में आ गई। अब देखें जब भी हमें करंट फ्लो कराना होगा, इसको तोड़ना होगा तो इसके बीच में से करंट गुजरेगा। तो इसको तोड़ने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए होते हैं उसको हम नी वोल्टेजेस कहते हैं, ठीक है, या नी वोल्टेजेस कह लें या थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस भी कहा जाता है। फ्लो ऑफ करंट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए NPN फर्स्ट करें एक ट्रांजिस्टर है। अब देखें ये ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड मान लीजिए, नीचे वाले को वैलेंस बैंड मान लीजिए। NPN के अंदर जो N टाइप है उसके कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरह P वाले के अंदर इसका जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हमें इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिप्लेशन रीजन तोड़ना पड़ेगा। तो कंडक्शन इसको चलाते कहते हैं BJT ट्रांजिस्टर को, ठीक है। इसमें पहले हम कलेक्टर और बेस को देखते हैं। देखा कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। ये पॉजिटिव रिवर्स बायस करने के लिए N को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, P को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 वोल्ट दे दिया हमने, इसको रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है। जब इसको रिवर्स बायस कर दिया तो इसको N को पॉजिटिव के साथ जोड़ा, P को नेगेटिव के साथ जोड़ा। जब जैसे ही इसको रिवर्स बायस किया तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है। अब नेगेटिव सप्लाई क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी यहाँ से सिस्टम से आउट करने की। इसी तरह पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होल्स को यहाँ से पुल करेगी, तो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। अब ये वाला था कलेक्टर बेस, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। अगर इसकी बात करें एमिटर बेस की तो उसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। इसको फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव N को नेगेटिव से जोड़ दें, P को पॉजिटिव से जोड़ दें। जब N को नेगेटिव से जोड़ देंगे, P को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, देखिए N को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो ये यहां से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुल पड़े करेगा तो इसके भी नजदीक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी नजदीक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इसके ऊपर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल काफी ज्यादा है ना, कलेक्टर के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों को खींचेगा यहाँ से। जब ये खींचेगा तो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट हो, और फिर बेस क्या काम करेगी, इनके दरमियान में कंट्रोलिंग वाला काम करेगी, ठीक है। बेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, बाकी थोड़ी लंबी फिलॉसफी है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि आप जब इसको रिवर्स बायस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसको जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसके जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इधर पहले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुल किया हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक करंट का झुंड बना लेंगे जो पॉजिटिव चार्ज जिनको अट्रैक्ट करके यहां से खींच लेगा। तो टोटल एमिटर की जो करंट है आप मान लीजिए कि उसका तकरीबन 97-98% कलेक्टर में आ जाएगी, कुछ 2-3% इसमें जाया हो जाएगी बेस के अंदर, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाएंगे इसमें ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर इस करंट को हम यूज करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक होगा। तो इस तरह काम करता है। हम क्या करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं और एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1% इलेक्ट्रॉन्स जहां वो बेस के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब 99% हमारे किधर जाते हैं, कलेक्टर के अंदर। एमिटर बेस जंक्शन BE एमिटर जंक्शन को क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया, रिवर्स बायस किया, ठीक है। डोपिंग देखें, अगर डोपिंग देखें तो एमिटर हैवीली डोप्ड होता है और दूसरा कलेक्टर वो लाइटली डोप्ड होता है। तो ये सारा काम था। देखें अब बैरियर वोल्टेजेस को अगर देखें तो सिलिकॉन अगर बना हुआ है तो सिलिकॉन के केस में 0.7 चाहिए होंगे और जर्मेनियम के केस में 0.3 चाहिए होंगे। मैं फॉरवर्ड बायस में कम से कम यहाँ पे, अगर जर्मेनियम का बना हुआ तो 0.5 भी काफी है इसको चलाने के लिए, अगर सिलिकॉन है तो 0.8 या 1 वोल्टेज तक दे सकते हैं उसको। तो ये सारा ऑपरेशन था। डोपिंग देखते हैं इसकी। डोपिंग, ट्रांजिस्टर की डोपिंग इस तरह की जाती है कि जो एमिटर होता है सबसे लाइट हैवीली डोप्ड होता है, सॉरी
सबसे हैवीली डोप्ड एमिटर होता है, बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, कलेक्टर समवेयर इन बिटवीन होता है। ये हमेशा याद रखिए कि एमिटर की करंट बराबर होती है बेस की करंट और कलेक्टर की करंट, मतलब एमिटर की करंट सम होती है कलेक्टर और बेस की करंट की, और एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अल्फा और बीटा दो किस्म के करंट गेन्स हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे अगले लेक्चर में पॉसिबली या उससे अगले। अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है तो उसको हम टेस्ट कैसे करें? देखिए दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो हम उसको फिजिकली टेस्ट कर लें, ठीक है, जैसे ये इस तरह की पिन्स हैं, तो ये एमिटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। इस तरह एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, बेस एमिटर कलेक्टर, ठीक है, बेस कलेक्टर एमिटर, बेस एमिटर कलेक्टर, मतलब डिपेंड करता है किस टाइप के, हर एक का अपना नाम है ना। CBE, EBC यानी कि एमिटर बेस कलेक्टर, CBE। इस तरह अगर इस तरह की पिन हो, अगर हम ट्रांजिस्टर को फ्लैट रखें तो पहले C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। और ये वही वाली बात है कि हर तरह की केस में अपने अपने लादा होंगे बेस हर। अच्छा, ये चीजें डाटा शीट के ऊपर भी गिवन होती। अगर हमारे पास वैसी ट्रांजिस्टर एक पड़ा हो और हमें कुछ नहीं पता, इसकी डाटा शीट भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं, मैंने जस्ट इसको डिसाइड करना कि ये कौन से वाले, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कैसे चेक करें। देखिए एक बात तो कंफर्म है कि ट्रांजिस्टर या PNP होगा या NPN होगा। तो ट्रांजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर लगा लीजिए एक, हाँ, तो पहली बात यह कि इसको हम डायोड के ऊपर सेलेक्ट, मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को डायोड के ऊपर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जिस जगह बेल लगी हुई है या डायोड लगा हुआ है, एक वहां पे तार लगाइए, एक कॉमन वाली जगह पे तार लगाइए, ठीक है। आप चेक करिए कि किन दो जगह पे बीप देता है, ठीक है। अब एक जगह एक पॉइंट ऐसा है कि जो दोनों पॉइंट के ऊपर बीप देना शुरू कर दे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर बीप देना शुरू कर दे, या आप इसको रेजिस्टेंस चेक करें कि इसकी रेजिस्टेंस आपको 0.3, 0.1 या 0.6 के लगभग मिलेगी, तो वो भी शो करे तो भी ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का, एन पॉइंट का, हमें इसके साथ क्या करना है, इसने कुछ रेजिस्टेंस शो करना, कंटिन्यूटी शो करना शुरू कर दी एन की पी के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को दोनों में से, एन या पी में से दोनों में से एक को फिक्स कर लें। फर्स्ट हमने पी को फिक्स कर लिया, एन को यहां से उठा के इधर लगाया तो कंटिन्यूटी शो नहीं की। वापस आ जाइए पहले स्टेप के ऊपर जहां पे लगाया था एन, अब एन को फिक्स कीजिए, दूसरा टर्मिनल उठाइए यहां पे लगाइए। जब दूसरा टर्मिनल यहां पे लगाया तो मुझे पता चल गया दरमियान वाला टर्मिनल जो है एन है। जब दरमियान वाला टर्मिनल एन है तो इसके आगे पीछे क्या होगा, पीपी होगा। जब आगे पीछे पीपी होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। हाँ, अगर दरमियान वाला टर्मिनल पी आ जाए तो अगले और पिछले वाले दोनों टर्मिनल क्या बनेंगे, एन बनेंगे। पी और एन का कैसे पता चलेगा, आप रेड वाली वायर के साथ पी को मान लीजिए, ब्लैक वाली वायर के साथ एन को मान लीजिए। एन ब्लैक ही कॉमन वाली, और ये जो डायोड वाली है इसको हम रेड मानते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने एनपीएन या पीएनपी आपको पता लग गया, उसमें से एक और चीज भी पता लगी, बेस। अब हमने डिसाइड करना है कि कलेक्टर कौन सा है और एमिटर कौन सा है। देखिए ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ा था कि कलेक्टर की डोपिंग कम होती है एमिटर की निस्बत। देखिए एक चीज की अगर डोपिंग कम होती है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो यहां और यहां दो जगह पे रेजिस्टेंस चेक करिए, जिसमें से ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो कलेक्टर हो, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो एमिटर हो। तो आसान अल्फाज में ये कि सबसे पहले बेस ढूंढिए एक कॉमन पॉइंट के साथ जो दोनों के साथ कंटिन्यूटी शो कर रहा हो। बेस ढूंढने के बाद एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की रेजिस्टेंस चेक कीजिए बेस के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कलेक्टर है और जिसकी कम है वो एमिटर है, क्योंकि एमिटर की डोपिंग कम होती है, मतलब रेजिस्टेंस कम होती है और कलेक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। एमिटर हैवीली डोप्ड होता है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। फंक्शन, रीजन एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर के फंक्शंस क्या क्या है। ट्रांजिस्टर के मेनली दो फंक्शंस हैं, एक स्विचिंग का और दूसरा एम्पलीफिकेशन का। स्विचिंग हम ज्यादातर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं और एम्पलीफिकेशन हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं।
रीजन्स की बात करें, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ और ब्रेकडाउन भी डालने चाहिए। ब्रेकडाउन को आगे चल के देखते। रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन वो होता है जिसमें एम्पलीफायर के तौर पर काम करते हैं, एम्पलीफाई कर देता है। कलेक्टर मतलब आपको एक करंट गेन मिल जाता है, अल्फा या बीटा मिल जाता है। सैचुरेशन वाला वो होता है जिसमें ऑन के तौर पे काम करता है, मतलब आपकी करंट जितनी आप अप्लाई कर होते हैं तकरीबन उतनी मिल रही होती है। कट ऑफ रीजन वो होता है जिसमें आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। अच्छा, एक्टिव और कट ऑफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वन बाय वन देखते हैं ना। एक्टिव रीजन, एक्टिव नॉर्मल रीजन वाला ना, एक्टिव नॉर्मली हम क्या करते हैं, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। तो जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो हमारा एक्टिव या नॉर्मल रीजन होता है। ठीक है, अब ये एक्टिव होगा। दूसरा, एक्टिव के अलावा कट ऑफ, अगर दूसरा काम करें, एमिटर बेस को रिवर्स बायस कर रहे हैं, कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो एक्टिव के अगेंस्ट काम हो जाएगा ना, रिवर्स और फॉरवर्ड कर दिया तो इन्वर्टेड हो गया ना, ये इन्वर्टेड रीजन होता है, ऑपोजिट वाला। देखिए सैचुरेशन के बारे में हमने बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करती है, तो मैक्सिमम करंट तब फ्लो करती है जब दोनों फॉरवर्ड बायस में। जब एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड हो जाए तो फिर सैचुरेशन रीजन आ जाए। कट ऑफ रीजन तो वो होता है जिसमें दोनों रिवर्स बायस हो। अब देखें ना, कट ऑफ का मतलब ये, वैसे आप देखें कट ऑफ का मतलब ये इसमें करंट नहीं चल रही, तो कलेक्टर बेस तो वैसे भी रिवर्स बायस होता है। इसमें जब आप थोड़ी सी एमिटर बेस के अंदर जब थोड़ी सी करंट देंगे तो चलना शुरू हो जाएगा, जब इसको करंट नहीं देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो जब दोनों रिवर्स बायस होते हैं तो वो कट ऑफ रीजन होता है। ओरिजिनल का जो ऑपोजिट होता है वो इन्वर्टेड होता है। डायग्राम पे देखिए, सैचुरेशन रीजन में दोनों चीजें बराबर पॉजिटिव बढ़ रही होती है। ठीक है, सैचुरेशन वाला जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ती जाती है। एक्टिव रीजन इसका नॉर्मल रीजन होता है ना। अब देखें कट ऑफ रीजन क्या होता है, कट ऑफ ओरिजिनल का क्या नाम है जिसमें दोनों रिवर्स बायस होते हैं, इन्वर्टेड। अब मैं इसका आपको डायग्राम समझाता हूं, देखें वन बाय वन चेक करते हैं ना। देखिए सैचुरेशन वो है जिसमें दोनों फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस भी फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस है। तो एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों जहां पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला सारा सैचुरेशन रीजन हो गया। एक्टिव रीजन वो है जिसमें एमिटर बेस पॉजिटिव है, एमिटर बेस पॉजिटिव है। देखें एमिटर और बेस वाला पॉजिटिव है, ये वाली लाइन आ गई। और कलेक्टर बेस वाला क्या है, ये कलेक्टर बेस है। कलेक्टर बेस वाला पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला इसका एक्टिव रीजन हो गया। ठीक है, कट ऑफ रीजन क्या होता है जिसमें दोनों रिवर्स बायस होते हैं, ये भी रिवर्स वो भी रिवर्स, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। कलेक्टर वाला भी नेगेटिव, एमिटर वाला भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए तो कट ऑफ आ गया। एक्टिव का जो ऑपोजिट होता है, मतलब अगर आपका एमिटर बेस एक्टिव में फॉरवर्ड है तो कलेक्टर में इन्वर्टेड में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसका ऑपोजिट इन्वर्टेड होता है। ये इनपुट के हिसाब से हो गया। अब आउटपुट के हिसाब से देखिए, जब हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, जैसे जैसे हम सप्लाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है, तो जब ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है चाहे पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, तो सैचुरेशन होता है। ठीक है, अब जब हम एमिटर के क्या नाम है इसका, ट्रांजिस्टर के केस में जब बेस पे करंट नहीं देते तो तब उसमें से कुछ नहीं गुजरता, तो वो कट ऑफ रीजन होता है। और दूसरा वो रीजन जिसमें सैचुरेशन भी ना हो, कट ऑफ भी ना हो, जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाएं, कलेक्टर करंट बढ़ती जाए, उसको एक्टिव रीजन कहते हैं। ये आप इस वीडियो को 2-3 दफा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आए, या कमेंट्स बॉक्स में मुझे देखिए बताइएगा ना। ये वही बात दोबारा लिखे, मीटर बेस करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और सैचुरेशन की लिमिट्स है ना। लीनियर के केस में एमिटर बेस ज्यादा होता है क्योंकि इसको फॉरवर्ड बायस होना होता है, 0.7 से ज्यादा होना चाहिए।
इसी तरह इसको कट ऑफ के केस में 0.7 से कम होना चाहिए, तो कट ऑफ। इसमें एमिटर करंट और बेस करंट काफी ज्यादा हो तो सैचुरेशन होती है। लीनियर रीजन में हमें एम्पलीफिकेशन मिलती है, कट ऑफ रीजन में हमें कुछ भी नहीं मिलता, दोनों रिवर्स बायस होते हैं। एक्टिव रीजन में हमें करंट की कर्व्स मिलती हैं, सैचुरेशन रीजन में हमें क्लोज सर्किट मिलता है, ठीक है। कट ऑफ में हमें ओपन सर्किट मिलता है। कट ऑफ रीजन डिजिटल में इस्तेमाल होता है, सैचुरेशन रीजन भी डिजिटल में इस्तेमाल होता है, लीनियर या एक्टिव बोल रहे हैं ये एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और चीज होती है ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन का मतलब है ट्रांजिस्टर को तोड़ देना। ये ऑलवेज अ डिजास्टर, मतलब ये हमेशा मसला पैदा करता है। आप ब्रेक डाउन में ट्रांजिस्टर को एक दफा ले जाएंगे तो वापस आपके किसी काम का नहीं रहेगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, देखें ट्रांजिस्टर की मेनली दो एप्लीकेशंस होती हैं। एक एम्पलीफिकेशन के लिए काम करता है, दूसरा ये स्विचिंग के लिए काम करता है। तो वन बाय वन देखते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर वो होता है कि आपके सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे। तो कॉमन एमिटर के केस में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर को हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉमन एमिटर में ये होता है कि आप जब जैसी जैसी बेस पे करंट देते हैं ना, तो वो सप्लाई उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपके कलेक्टर के ऊपर उसमें चेंज आता है, ठीक है। जितना थोड़ा देंगे शुरू में, जैसे रिलेटिवली नेगेटिव करंट देंगे, जितना पॉजिटिव करंट देंगे इसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट गुजरेगा, तो यहाँ पे अपोजिट साइड पे 180 डिग्री का फेज चेंज आएगा। लेकिन आपका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो एम्पलीफिकेशन होगी। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, देखिए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच सिंपली कॉमन एमिटर के केस में जब बेस के ऊपर करंट आप देते हैं तो इसमें से क्या होता है, इसमें से करंट गुजर जाता है, ठीक है। तो यहां से करंट गुजर जाता है तो हमें एज ए क्लोज स्विच काम करता है। जब बेस पे कोई करंट नहीं देते तो उसमें से करंट नहीं गुजरता हो तो एज ए ओपन स्विच काम करता है। देखिए अगर लाइट हमने चलानी हो, यहाँ पे एक स्विच लगा दें तो जैसे सीएसजी ओपन होगा तो उसमें से कुछ नहीं होगा। जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें फ्लो ऑफ करंट होगा, तो यहाँ पे बल्ब आपका चलना शुरू। ट्रांजिस्टर को एज ए नॉर गेट पे इस्तेमाल किया जाता है। नॉर का मतलब होता है नॉट और, तो इसमें से किसी एक की भी और में सारे की सारी जब इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जीरो होती है, ठीक है। इस केस में जब सारी की सारी जीरो होगी तो आउटपुट क्या होगी, 1 हो। इन तीनों में से जब यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ भी कोई नहीं देंगे, यहाँ भी नहीं देंगे, तो आपको आउटपुट पे सप्लाई मिलेगा, वोल्टेजेस मिलेंगे। जब यहाँ से सप्लाई दे देंगे तो ये सारे वोल्टेजेस यहाँ से होके इस रास्ते ग्राउंड हो जाएंगे, तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मजीद डाटा के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा।